नमस्कार। अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद। देश का अगर एक प्रधानमंत्री ये बोलता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो क्या ये सही है? दूसरा प्रधानमंत्री ये बोले कि क्या इस देश के संसाधनों पर जो कांग्रेस प्रॉमिस कर रही है कि इस देश के संसाधनों पर देश के लोगों की मेहनत की कमाई जो है, वो संपत्ति जो है, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले इस देश में जो रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या रोहिंग्या घुसपैठिए, उनको चला जाएगा और जनता को इस बारे में सचेत रहना चाहिए। कांग्रेस जो करने की कोशिश करे, तो क्या ये गलत है? जो बात कही जा रही है कि संपत्ति पर, संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, और दूसरा ये कि कांग्रेस संपत्ति जनता की मेहनत की हुई मेहनत से अर्जित की हुई संपत्ति को मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। ये गलत कैसे हो सकता है? लेकिन इसको सही गलत खांचे में ढालने की अपने हिसाब से कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में ये बात कही राजस्थान में कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में या कांग्रेस अपनी गतिविधियों से इस तरह के काम करती है कि वो देश के संसाधनों का जो है वो एक वर्ग को, मुसलमानों को विशेष रूप से सौंपने के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध दिखती है, और वैसा करती हुई दिखती है। अब ये प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, ये चुनाव के सीज़न में ये उनका दूसरा इंस्टॉलमेंट है कांग्रेस के लिए। पहला इंस्टॉलमेंट तब उन्होंने दिया था जब उन्होंने ये कहा था कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लगता है। उसमें जिस तरह के प्रॉमिसेस किए गए हैं, जिस तरह की बातें कही गई हैं, वो उसमें मुस्लिम लीग के विचारों का या मुस्लिम लीग के प्रॉमिसेस का रिफ्लेक्शन नज़र आता है। इसको लेकर के कांग्रेस और भाजपा में काफ़ी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। कांग्रेस और बीजेपी लगातार, कांग्रेस के इस बात पर भाजपा और आरएसएस ये बात लगातार कहती रही है। ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये कांग्रेस के बारे में भाजपा और आरएसएस ये बात कहती रही है कि वो अपीजमेंट के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री ने पहले मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो की बात कही कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो नज़र आता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये कांग्रेस इस फिराक में है, वो चाहती है कि वो पावर में आए, तो जो भारत के नागरिकों की हार्ड अर्न उनकी संपत्ति है, जो उन्होंने इस देश की उसके लिए वो ऐसे लोगों को सौंप दे जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आए हैं और इस देश में बहुत सारी जगहों पर अनाधिकृत रूप से बैठे हुए हैं, और जो गैर जिम्मेदार तरीके से इस देश में जनसंख्या को, जिसको बोलते हैं डेमोग्राफी, बदलने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा करते हुए नज़र आते हैं। और ये सारी बातें बीजेपी और संघ लंबे समय से कहती आ रही है और कहती है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब संवैधानिक तौर पर किसी भी विशेष धर्म को कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता, संविधान सभा में इस बारे में चर्चा भी हुई, और जो संविधान बनाने वालों ने ये सुनिश्चित किया कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, और एक सेक्युलर संविधान बना। हालांकि सेक्युलर शब्द बाद में जोड़ा गया 1976 में, लेकिन जो संविधान का सार था, इसेंस था, उससे सेक्युलरिज्म अपने आप झलकता था, सर्वधर्म समभाव अपने आप झलकता था। उसको लिखने या अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। और उसी के अंतर्गत बावजूद इसके कि 82% मेजॉरिटी वाला भारत, जिसके दो टुकड़े हुए थे इसलिए कि एक देश धर्म के नाम पर बना था, पाकिस्तान, भारत में
सेक्युलर संविधान बनाया गया और इसमें माइनॉरिटी के हक और हुकूक सुरक्षित किए गए। लेकिन वो हक और हुकूक सुरक्षित करने के नाम पर धीरे धीरे वो हालांकि कांग्रेस स्वतंत्रता से पहले भी अपीजमेंट करती थी, लेकिन वो संवैधानिक तौर पर या उस तरह से ये करना उसने शुरू कर दिया। अब कैसे कोई भी एक विशेष वर्ग जो है उसको विशेषाधिकार कैसे दिया जा सकता है? जब इक्वलिटी की बात होती है तो वो संविधान के इक्वलिटी के प्रिंसिपल को ही कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ दिखता है। अब ये कैसे है, ऐसा है। मैं 2-3 उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, संविधान में क्रिमिनल लॉ एक हैं, सिविल लॉ दूसरे तरह के हैं। क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है, सिविल लॉज में मुस्लिम पर्सनल लॉ हैं और भारत और बाकी सबके लिए एक सेक्युलर लॉ है। अब इसमें मान लीजिए कि कोई हिंदू एक से ज़्यादा शादी करता है तो उस पर पॉलीगैमी का मुकदमा आईपीसी के तहत चलाया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से कोई भी मुसलमान 4 विवाह तक कर सकता है। मतलब हिंदुओं के लिए पॉलीगैमी प्रतिबंधित है, मुसलमानों के लिए पॉलीगैमी अलाउड है। ये इक्वलिटी के प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। दूसरा, हिंदू कोई भी व्यक्ति वो 18 साल से कम की लड़की से अगर विवाह करता है तो उस पर चाइल्ड मैरिज का आरोप लगता है। न केवल जो व्यक्ति विवाह करता है बल्कि उसके माता पिता पर भी इसका केस चलाया जा सकता है। लेकिन कोई भी मुसलमान कोई भी किसी भी समय अगर कोई लड़की प्यूबर्टी पार कर लेती है, प्यूबर्टी अटेन कर लेती है, तो उससे विवाह कर सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ उसको अलाउ करता है। तो ये 2 सीधे सीधे डिफरेंसेस हैं। बाकी सारे लोग हिंदू लॉ के हिसाब से गवर्न होते हैं। क्रिश्चियंस को लेकर के थोड़े वो हैं। अदरवाइज बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, ये सारे के सारे हिंदू मतलब जो सेक्युलर लॉ है, हिंदू लॉ मत कहिए उसको, सेक्युलर लॉ है, उस हिसाब से गवर्न होते हैं। अब इसके बाद बहुत सारा कांग्रेस के समय से बहुत सारे ऐसे कमेटियां, समिति बनी जो माइनॉरिटीज़ के लिए कहा तो जाता है कि बात करती हैं, लेकिन वो हैं बेसिकली मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर के। अब जैसे सच्चर कमेटी बनी, जस्टिस सच्चर, राजेंद्र सच्चर के उसमें। उसके बाद जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के अंडर में एक रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया गया नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। 1995 वक्फ एक्ट पास किया गया। वक्फ एक्ट के इतने आर्बिट्रेरी प्रोविजंस हैं कि उसमें किसी भी प्रॉपर्टी को कभी भी वक्फ घोषित करके उसको कब्जे में किया जा सकता है और उसका मुकदमा भी वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। ये बड़ा वो है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री 2006 में बनी, वो भी। अब इसमें सारे के सारे मामले, वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये सब्जुडिस हैं, कोर्ट में हैं। इस पर अभी फैसला आना है। एक और महत्वपूर्ण बात है, नेशनल एडवाइजरी का जो काउंसिल था सोनिया गांधी के अध्यक्षता में, उसने एक बिल पास किया था, कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस एक्ट। वो इतना खतरनाक बिल था, सीधे सीधे मेजॉरिटी को टारगेट करता हुआ, कि उसमें हर सारी जिम्मेदारी, अगर कोई वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस होता है, तो सब कुछ मेजॉरिटी कम्युनिटी को प्रूव करना था कि वो इनोसेंट हैं। ये एक बहुत, हालांकि उसको विरोध के बाद वो पास नहीं होने पाया, किसी तरह से चला, वो कर गया। अब इसके अलावा ये जो बातें कहीं, ये सीधे सीधे अपीजमेंट को बढ़ावा देती हैं। अब बात करते हैं कि इस बार का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उसमें कहाँ से इस तरह की बातें आती हैं जो ऐसा लगता है कि उसमें माइनॉरिटी अपीजमेंट है या उसकी बात करते हैं। अब सबसे मैं 3-4 ही विषय लूँगा, विषय बहुत सारे हैं लेकिन मैं 3-4 को ही कोट करता हूँ। चॉइस ऑफ ड्रेस, किस व्यक्ति को कौन सा कपड़ा पहनने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि सरकार की, कांग्रेस की अगर आती है तो वो स्कूल में, कॉलेजेस में बुर्खा का जो प्रतिबंध है कि आप स्कूल का ड्रेस पहन के आइए, उस पर भी
कानून ले आएगी या उसको किसी हिसाब से डील करेगी। फूड को लेकर के कि अब खाने की स्वतंत्रता होगा। इस देश में किस व्यक्ति को क्या खाने से कहाँ प्रतिबंधित किया जाता है? आप कुछ भी खा सकते हैं। जो बहुत सारे स्टेट्स में गो हत्या मतलब काऊ प्रोजनी वो प्रतिबंधित है, उसको छोड़ करके। तो और बीफ में जो बफेलो है उसको वो कानूनी प्रतिबंधित नहीं है। तो क्या इसमें किस तरह का बदलाव खाने की स्वतंत्रता के नाम पर कांग्रेस बदलना चाहती है, और यहाँ कहाँ हिंदुओं के सेंटिमेंट को हर्ट करना चाहती है और कहाँ क्या ये अपीजमेंट नहीं है? दो मसला हो गया। तीसरा जो है भाषा को लेकर के, तो भाषा कोई भी आदमी जो भी बोले, हिंदी इंग्लिश वो है, इसमें एक कुछ भाषाओं को 8th शेड्यूल में लाने की बात कही रही। तो क्या उसमें उर्दू को ले आकर के इस तरह की कुछ बात है? तो अगर ऐसा है तो क्या ये अपीजमेंट नहीं है? उसके अलावा पर्सनल लॉ पर बात की गई कि पर्सनल लॉ लागू किया जाएगा, और जो लोग इसके इसमें बेसिकली है कि जो लोग इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इस बारे में चर्चा की जाएगी। अब जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं इस देश में, मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध, जैन और पारसी, इसमें मुसलमान को छोड़ करके किसका पर्सनल लॉ है? बुद्ध, बौद्ध, जैन और पारसी, ये ज़्यादातर इनका मामला हिंदू लॉ के हिसाब से डील होता है। ईसाइयों का भी मैरिज को करके बाकी सारा सक्सेशन और ये सारे मामले को लेकर के इनका कोई पर्सनल लॉ नहीं है, वो हिंदू या सेक्युलर लॉ, इसको हिंदू मत के सेक्युलर लॉ के हिसाब से डील होता है। तो पर्सनल लॉ में कोई हस्तक्षेप जो है उसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो क्या ये मामला ये है कि इसको अब दिया जाएगा, इसमें इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी और ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया जाएगा और हलाला पर चुप्पी साध ली जाएगी? क्या इस तरह की है? और यूसीसी को स्टॉल किया जाएगा, यूसीसी को रोका जाएगा? तो ये अब अगर ये सारी चीज़ें हैं तो क्या ये अपीजमेंट नहीं है? क्या ये एक विशेष वर्ग को, मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए नहीं किया जा रहा है? जनसंख्या नियंत्रण की बात महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं या जो लोग जनसंख्या ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो अगर इसको देखें तो प्रधानमंत्री की उस भाषण में जनसंख्या कंट्रोल की अपनी भविष्य की योजनाओं की भी बात नज़र आती है कि वो सरकार में आएंगे तो जनसंख्या को लेकर के निश्चित तौर पर काम करेगा। भारत में जनसंख्या 2 तरह से बढ़ रही है। एक, बर्थ रेट ज़्यादा होने के कारण, इसलिए कि मुसलमानों में विशेष रूप से, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में 4 बच्चे 3 बच्चे नहीं पैदा होते हैं, लेकिन बर्थ रेट निश्चित तौर पर सारे डाटा के हिसाब से मुसलमानों के बीच ज़्यादा है, एक बात। दूसरा ये कि जो इन्फिल्ट्रेशन के नाम पर, इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जनसंख्या भारत में बढ़ रही है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक ये कि 2014 से श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के सरकार में गृह राज्य मंत्री होते थे और उन्होंने राज्यसभा में ये कहा था कि इस देश में 1.2 करोड़ इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। उसी बात को जोड़ते हुए 2016 में किरण रिजिजू ने यह कहा था कि वो संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है। राज्यसभा में उन्होंने कहा था ये लगभग 2 करोड़ के आसपास है। तो ये अगर 2 करोड़ हैं, और अगर इन लोगों को, बहुत सारे नेताओं ने कहा कि जो अमानतुल्लाह ने कहा था कि जो रोहिंग्या थे इनको सुविधाएं दी जाए, तो क्या इनको सुविधाएं, इनको रहने के लिए घर दिया जाएगा? तो क्या हमारे देश की जो मेहनत कश जनता है उसके मेहनत की कमाई इन घुसपैठियों को दे देना चाहिए, इनको दिया जाना चाहिए? ये प्रधानमंत्री का उसी पर वो था। तो ये जो 2 तरह के हैं, एक जो पॉपुलेशन बढ़ के डेमोग्राफी बढ़ रही है, दूसरा ये जो ये
इन्फिल्ट्रेशन हैं सारे जगह। आप देखिए नदियों के कैचमेंट एरिया पर, जंगलों में बांग्लादेशी घुसपैठी बड़े हैं। अब इसमें कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट का ये कहना है कि ये जो घुसपैठी हैं ये भारत के लिए इंटरनल एग्रेशन के समान है। मतलब ये देश के अंदर आक्रमण जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस पर कांग्रेस बचती है या इसको नकारती रहती है। ये मसला हो गया। अब इसमें महत्वपूर्ण एक और बात मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले बोलता हूँ कि कांग्रेस का जो मुस्लिम अपीजमेंट का मसला है वो कोई स्वतंत्रता के बाद का नहीं है। कांग्रेस शुरू से ही मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर के बात करती रही है। यहाँ तक कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की एक किताब है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस अपने बैठकों में बुलाने के लिए मुसलमानों को पैसा दे करके बुलाती थी। पैसा दे करके बोलती थी कि आप पैसा लीजिए और हमारे कार्य मतलब जो वार्षिक वो होता है उसमें शामिल हुई। उनकी मेकिंग ऑफ जो उनकी किताब है इसमें उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना के सामने हमेशा से कांग्रेस ने घुटने टेके और उनकी जायज़ और नाजायज़ मांगों को स्वीकार किया, सिर्फ अपीजमेंट के नाम पर कि अपीजमेंट वो खुश रहेंगे तो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जिन्ना ने जिस तरह से कांग्रेस को अपनी उंगलियों पर नचाया उसका इतिहास में बहुत सारा वो है। अब एक और बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। कांग्रेस की एक अध्यक्षा हुई हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की एक किताब है मोहम्मद अली जिन्ना एम्बेसडर ऑफ पीस, मतलब शांति का दूत। ये बात तब लिखी गई जब जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ जुड़ चुके थे, मुस्लिम लीग के लिए वो काम कर रहे थे और इस देश में एक अलग मुस्लिम आइडेंटिटी की पहचान के लिए काम कर रहे हैं। उस तरह के व्यक्ति को शांति का दूत बताना ये अपने आप में एक बड़ा मजाक है। और इस तरह के अनगिनत घटनाएं आप इतिहास में मैं आपको गिना सकता हूं। लेकिन आज विषय सिर्फ कांग्रेस के और कांग्रेस के घोषणा पत्र का है, प्रधानमंत्री के बयान का है। और प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो इस देश की कड़वी सच्चाई है। कोई भी देश का व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसकी मेहनत की कमाई उन लोगों पर खर्च हो जो इस देश में अनऑथराइज रूप से जगहों पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। वो रिफ्यूजी, वैलिड रिफ्यूजी तक नहीं है। और दूसरा, रिफ्यूजी का जो यूएन का वो है, वो भारत उसका सिग्नेटरी भी नहीं है। खैर, तो ये बात है। एक और बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना था, उस रंगनाथ मिश्रा कमीशन में 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन और 5% बाकी माइनॉरिटीज़ के रिजर्वेशन की बात की थी और धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन की बात कही थी, जिसका आशा दास ने, जो उस रंगनाथ मिश्रा कमीशन की मेंबर सेक्रेटरी थी, उसका उन्होंने विरोध किया था कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की बात कही। तो ये जो मसला है, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको निश्चित तौर पर न केवल उठाया जाना चाहिए बल्कि इसका वो करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो सच्चाई बयान की है वो विपक्ष के लिए बौखलाहट पैदा कर रही है। ये जो बातें हैं ये संघ और बीजेपी अब कहने लगी है कि ये बौखलाहट उनको पैदा करे। आज के लिए इतना ही। आप अड्डा पर जुड़ते रहिए, हमको देखते रहिए, हमको आगे बढ़ाने में हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।